इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वो शुरुआती पन्ने जिन्हें अक्सर संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, आत्मा या कुंजी। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो सीधे भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्धरणों पर आधारित है। तो आज का मिशन है इन शब्दों के पीछे छिपे जो मूल आदर्श हैं, मूल्य हैं और उनके गहरे अर्थ हैं, उनको समझना। बिल्कुल। और ये शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। हम भारत के लोग, इन चंद शब्दों में कितना वजन महसूस होता है ना। हाँ बहुत ज्यादा। ये आप देखिए, महज ये एक औपचारिक शुरुआत नहीं है। प्रस्तावना असल में पूरे संविधान का आईना है, उसका दर्शन है। आईना, हाँ। ये उन महान लक्ष्यों और सिद्धांतों को सामने रखती है जिन पर हमारा पूरा देश, हमारी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। समझिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर संविधान की पूरी इमारत खड़ी है। सही कहा। इसे आत्मा इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये संविधान को जीवन और दिशा देती है एक तरह से। सही कहा, ये बुनियाद है। तो चलिए इस बुनियाद की पहली ईंट को देखते हैं। स्रोत कहता है संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है व्यवहार में? देखिए, ये जनता की संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आखिरी शक्ति, असली मालिक जो है वो भारत की जनता है। अच्छा। ये संविधान किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोपा नहीं है, न ही देश के किसी राजा या खास वर्ग ने बनाया है। इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद अपने लिए बनाया, अपनाया और लागू किया है। अपने लिए खुद? हाँ, सरकार और राज्य की सारी संस्थाएं अपनी शक्ति यहीं से यानी जनता से हासिल करती हैं। अच्छा, तो शक्ति का स्रोत जनता है, ये स्पष्ट हुआ। अब प्रस्तावना भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है कुछ खास शब्दों से। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर शायद उतने गहरे नहीं समझते। आइए इन्हें एक एक कर खोलते हैं। पहला है संप्रभु, सॉवरेन। इसका क्या मतलब है? संप्रभु होने का मतलब है पूरी तरह आजाद होना। भारत अपने आंतरिक मामलों जैसे कानून बनाना, नीतियां लागू करना और बाहरी मामलों जैसे दूसरे देशों से संबंध, कोई संधि या युद्ध, इनमें फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पूरी तरह स्वतंत्र? हाँ, हम किसी और देश के अधीन या उसके इशारों पर चलने वाले नहीं हैं। हम अपने मालिक खुद हैं। अपने मालिक खुद हैं, ठीक है। अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। ये शब्द तो अक्सर चर्चा में रहता है। प्रस्तावना के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में बढ़ना। इसका मतलब है कि देश के जो संसाधन हैं, उनका बंटवारा कुछ ऐसा हो जिससे अमीरी गरीबी की खाई कम हो। अच्छा। और सभी नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। ये अवसर की समानता और आय की विषमताओं को कम करने पर जोर देता है। हाँ। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी बताता है, कि ये शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। इसे बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संशोधन के जरिए, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों के साथ। तो ये पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर शब्द जिसे बाद में जोड़ा गया, क्या मायने रखता है? पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि राज्य यानी सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। भारत किसी एक धर्म को राष्ट्रधर्म नहीं मानेगा। सरकार सभी धर्मों को बराबर समझेगी, उनका समान रूप से आदर करेगी और सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आजादी देगी। आजादी देगी। हाँ। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय होगा, राज्य उसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ। इसे भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया, जो उस समय की परिस्थितियों में धार्मिक समानता और सहिष्णुता पर जोर देने का एक स्पष्ट संकेत था। तो राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्म समान। ये हुई पंथ निरपेक्षता। हाँ। अब आते हैं लोकतांत्रिक पर। ये शब्द तो हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा है ना? बिल्कुल। लोकतांत्रिक का मतलब है कि शासन की असली शक्ति लोगों के हाथ में है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए काम करती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जवाबदेह? हाँ। ये कैसे होता है? नियमित चुनाव होते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कानून का शासन है, नागरिकों की आजादी है। ये सब लोकतंत्र के स्तंभ हैं। सत्ता का स्रोत जनता है और वही सरकार को वैधता देती है।
और इस कड़ी में आखिरी शब्द है गणराज्य। जी। ये लोकतांत्रिक से कैसे अलग है? मतलब दोनों में चुनाव तो होता ही है। हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं, पर गणराज्य का एक विशिष्ट अर्थ है। इसका मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च प्रमुख होगा, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति, हाँ। वो कोई खानदानी राजा या रानी नहीं होगा। अच्छा। वो पद वंशानुगत नहीं होगा। राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। भारत में ये चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, मतलब सांसद और विधायक। हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, लेकिन मुख्य बात यह है कि पद चुना हुआ है, विरासत में मिला हुआ नहीं। तो जहां लोकतंत्र सरकार के चुने जाने के तरीके पर जोर देता है, वहीं गणराज्य देश के प्रमुख के चुने जाने पर। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने इन चारों शब्दों संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का अर्थ समझाया। ये मिलकर बताते हैं कि भारत कैसा राष्ट्र है। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, प्रस्तावना सिर्फ ये नहीं बताती कि भारत क्या है, बल्कि ये भी कि वो अपने नागरिकों के लिए क्या हासिल करना चाहता है। स्रोत बताता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तो बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं। और ये ऊंचे आदर्श ही संविधान का लक्ष्य है। नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन का वादा है। इन्हें हम संविधान के 4 महान उद्देश्य कह सकते हैं। पहला है न्याय, और प्रस्तावना इसे सिर्फ कानूनी न्याय तक सीमित नहीं रखती, बल्कि 3 आयामों में देखती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या आप इन्हें थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? ये व्यवहार में कैसे दिखते हैं? जरूर। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं? हाँ, सबको बराबर समझा जाएगा, और जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए विशेष अवसर दिए जाएंगे। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर शोषण न हो और देश की संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा समान हो, ताकि कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादातर लोग गरीब न रह जाएं। सबको अपनी जरूरतें पूरी करने का अवसर मिले। और राजनीतिक न्याय, इसका मतलब है कि देश के शासन में भाग लेने का सबको बराबर हक हो। जैसे वोट देना? हाँ, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, ये सब बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। न्याय के इन 3 आयामों के बाद अगला लक्ष्य है स्वतंत्रता, लिबर्टी। हाँ, स्वतंत्रता, ये तो लोकतंत्र की जान है। प्रस्तावना कहती है कि सभी नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता होगी, मतलब सोचने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और लिखने की आज़ादी, विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी विचार या दर्शन को मानने की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की आज़ादी, और उपासना की स्वतंत्रता, अपने तरीके से पूजा पाठ करने की आज़ादी। बिल्कुल, ये आज़ादियाँ ज़रूरी हैं ताकि व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके और एक जागरूक नागरिक बन सके। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। अच्छा, मतलब सीमाएं हैं? हाँ, राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन सब के हित में इन पर कानून द्वारा उचित सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तीसरा लक्ष्य है समानता, इक्वालिटी। हाँ, समानता। प्रस्तावना 2 तरह की समानता की बात करती है: प्रतिष्ठा की समानता, मतलब स्टेटस की, और अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की। प्रतिष्ठा और अवसर। जी, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, किसी को कोई विशेष दर्जा या अधिकार सिर्फ उसके जन्म या पद के कारण नहीं मिलेगा। और अवसर की समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को आगे बढ़ने, पढ़ने लिखने, नौकरी पाने, अपना विकास करने के लिए बराबर मौके मिलने चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। हाँ, बिना किसी भेदभाव के। सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में या सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और चौथा आखिरी लक्ष्य है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। जी। ये शब्द शायद न्याय, स्वतंत्रता, समानता जितना आम नहीं सुना जाता, जी, पर आपने कहा था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। असल में ये बाकी तीनों लक्ष्यों को संभव बनाता है। बंधुत्व का सीधा सा मतलब है भाईचारे की भावना। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, एक परिवार की तरह। भाईचारा। हाँ, प्रस्तावना कहती है कि हमें ऐसा भाईचारा बढ़ाना है जो 2 चीजें सुनिश्चित करे। पहला, व्यक्ति की गरिमा, मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंसान का सम्मान हो, उसे इज्जत मिले।
दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सब मिलकर देश को एक बनाए रखें, उसे टूटने न दें। अखंडता, ये शब्द भी बाद में जोड़ा गया था ना? बिल्कुल। यहाँ फिर ध्यान दीजिए, अखंडता, इंटेग्रिटी शब्द भी मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। इसका मकसद था देश की एकता और उसे तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना। ये भाईचारा ही है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोता है। वाकई ये चारों लक्ष्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मिलकर एक बहुत ही मानवीय और प्रगतिशील समाज का सपना दिखाते हैं। हमने प्रस्तावना के शब्दों और लक्ष्यों को समझा। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। ये प्रस्तावना आई कहां से? स्रोत में जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र है। बिल्कुल। इसकी जड़ें संविधान सभा की शुरुआती बैठकों तक जाती हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। अच्छा, 1946 में? हाँ, इस प्रस्ताव में वो बुनियादी सिद्धांत, दर्शन और लक्ष्य रखे गए थे जिनके आधार पर स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया जाना था। इसमें बताया गया था कि भारत कैसा देश बनेगा, यहाँ के लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे, सत्ता का स्रोत क्या होगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में थोड़ा संशोधित होकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। इसने संविधान बनाने वालों के लिए एक रोड मैप का काम किया। तो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार बना और इसे अपनाया कब गया? प्रस्तावना के अंत में एक तारीख लिखी है, 26 नवंबर 1949। हाँ, प्रस्तावना के आखिर में स्पष्ट लिखा है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। हाँ, इसका मतलब है कि संविधान सभा ने इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया, उसे पारित कर दिया और उसे स्वयं को यानी भारत की जनता को सौंप दिया। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, संविधान दिवस। हालांकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तारीख का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है जो पूर्ण स्वराज की मांग से जुड़ा है। ये तारीखों का अंतर भी जानना दिलचस्प है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और हम फिर से उस 42वें संशोधन पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। ये बात महत्वपूर्ण है कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें करीब 27 साल बाद 1976 में जोड़ा गया। इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था, इसमें कोई शक नहीं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन 3 शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये वो दौर था जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। हाँ, इमरजेंसी का दौर। हाँ, उस समय की सरकार ने इन शब्दों को जोड़कर संभवतः इन सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देने और उन्हें संविधान के दर्शन का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया। ये दिखाता है कि प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब समय और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में ये भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और उसे बदला नहीं जा सकता। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, इन शब्दों को जोड़ना एक तरह से संविधान के चरित्र को लेकर जो बहसें चल रही थीं, उन्हें स्पष्टता देने की कोशिश भी थी। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक भूमिका या कुछ सुंदर शब्द नहीं है। ये हमारे राष्ट्र के दिल की धड़कन है, जिसमें उसकी बुनियादी आदर्श, मूल्य और सपने बसे हुए हैं। बिल्कुल। ये बताती है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर क्या है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। हम भारत के लोग से शुरू होकर इस संविधान की सर्वोच्च शक्ति के स्रोत यानी जनता को स्थापित कर दिए और फिर उन महान लक्ष्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमारे सामने रखती है जिन्हें हमें हासिल करना है। निश्चित रूप से इसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहना बिल्कुल सही है। ये न सिर्फ संविधान के बाकी प्रावधानों को समझने में मदद करती है, बल्कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का आधार भी तैयार करती है। हाँ, ये तो है। ये एक दिशा दिखाने वाला दस्तावेज है जो सरकारों, अदालतों और हम सभी नागरिकों का मार्गदर्शन करता है। और सबसे बड़ी बात,
इसमें जो मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो आज भी संविधान लागू होने के 7 दशक से ज्यादा समय बाद भी उतने ही प्रासंगिक और जरूरी हैं। ये वो कसौटी है जिस पर हमें अपने समाज और शासन को लगातार कसते रहना चाहिए। सचमुच ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं, और जब हम सोचते हैं कि ये 1949 में लिखे गए और 1976 में इनमें कुछ और महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, तो ये हमें सोचने